हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है कम दाब आसवन या निर्वात आसवन विधि। कम दाब आसवन विधि या निर्वात आसवन विधि आज का ये हमारा टॉपिक है। देखिए, इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं निर्वात आसवन विधि का इंग्लिश में नाम है वैक्यूम डिस्टिलेशन। ठीक है ना। या यदि आप इसको कम दाब आसवन विधि से मेंशन करते हो तो इसका इंग्लिश हो जाएगा डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ठीक है ना। कम दाब आसवन विधि। देखिए, किसी पदार्थ का दाब कम कर दिया जाता है। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, यदि किसी पदार्थ का जो दाब है, प्रेशर है, वो क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। फिर उसका हम क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, उसका शोधन करते हैं। तो इस विधि को हम कहते हैं कम दाब आसवन विधि। ये विधि कहाँ अप्लाई की जाती है, कि कौन से पदार्थों के शुद्धिकरण के लिए इस विधि का हम प्रयोग करते हैं और इनसे किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ये आपके कक्षा 11 से संबंधित टॉपिक है। आपके कार्बनिक पदार्थों के शुद्धिकरण की विधियों से लिया गया टॉपिक है, जो आपके परीक्षा की तैयारी को और अधिक मजबूत करेगा और बनने वाले प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो आपके बहुत ही मददगार होंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो बिंदु मैंने लिख रखा है, कुछ कार्बनिक यौगिकों यानी कि जो एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक होते हैं का शुद्धिकरण कम दाब आसवन विधि या निर्वात आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। दोनों ही एक ही बात है। निर्वात आसवन विधि को या कम दाब आसवन विधि कहो, किया जाता है। इसको इंग्लिश में वैक्यूम डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। यह आपका प्रयोग है। एक्सपेरिमेंट रियल में कैसे किया जाता है इस विधि के द्वारा, ये है। ठीक है ना। उसके बाद अब मेन प्रश्न किस प्रकार के बनेंगे, ये चित्र वगैरह आप बना लेंगे। जो कार्बनिक यौगिक अपने क्वथनांक, देखो मैं यहाँ पर एक बहुत ही मेन मुद्दे की बात बताऊंगा। जो कार्बनिक यौगिक अपने क्वथनांक तक पहुंचने से पहले ही अपघटित हो जाते हैं, इस लाइन को आप याद कर लो। कुछ पदार्थ या जो कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि मेन कार्बनिक पदार्थों की है, तो जो कार्बनिक यौगिक या पदार्थ, ठीक है ना, अपने क्वथनांक तक पहुंचने से पहले ही अपघटित हो जाते हैं, ठीक है ना, टूट जाते हैं, दूसरा पदार्थ बन जाता है, तो उन पदार्थों के शुद्धिकरण के लिए, ठीक है ना, निर्वात आसवन विधि या कम दाब आसवन विधि का प्रयोग किया जा सकता है। देखो, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर, हमारे सिलेबस में भाप आसवन विधि है। ठीक है। भाप आसवन विधि में भी हम ऐसा ही कर रहे थे कि पदार्थों को उनके जो कम क्वथनांक है उससे पहले ही वो पदार्थ भी टूट रहे थे, अपघटित हो रहे थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब ये कम दाब आसवन विधि और भापीय आसवन विधि में क्या अंतर है, कैसे हम इनको डिफरेंट करेंगे। तो भापीय आसवन विधि में भी पदार्थ जो होते हैं अपने क्वथनांक तक पहुंचने से पहले अपघटित हो जाते हैं, परंतु इन पदार्थों की एक खासियत होती है। ये पदार्थ जो होते हैं, ये जल जो वाष्प होती है, जल वाष्प होती है, जल की भाप होती है, उनके साथ उड़ते हैं। उनके साथ क्या करते हैं, ये उड़ते हैं। ठीक है। परंतु ये जो पदार्थ होते हैं, कम दाब आसवन विधि वाले पदार्थ होते हैं, ये जल की भाप के साथ नहीं उड़ते हैं। जो पदार्थ अपने क्वथनांक तक पहुंचने से पहले अपघटित हो जाते हैं, ठीक है, और इन पदार्थों का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से इस पदार्थों का जो दाब है कम कर दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पर समझ में आया ना, दाब कम कर दिया जाता है और फिर इनका शोधन किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। तो भापीय आसवन विधि और आपके ये कम दाब आसवन विधि में क्या अंतर है, कम दाब आसवन विधि में, ठीक है। तो पहला अंतर तो ये है कि ये पदार्थ जो होते हैं, ये जलवाष्प के साथ उड़ाए जाते हैं या जलवाष्प के द्वारा इनका शुद्धिकरण किया जाता है, जबकि इन पदार्थों का जो है जलवाष्प के द्वारा शुद्धिकरण नहीं किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। और इनमें जो अगला जो मेन मुद्दा है, उसके बाद ये देखिए कि इसका जो मेन प्रिंसिपल है, वो सिद्धांत क्या है। वायु दाब को कम करने से, देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है, वायु दाब जो है, उस प्रयोग जहाँ भी हम प्रयोग कर रहे हैं, उपकरण है, उन सभी उपकरणों का जो है वायु दाब होता है कम कर दिया जाता है। मैं आपको चित्र में
बताता हूँ। यहाँ इस चित्र को ध्यान से देखिए, एक निर्वात पंप लगा हुआ। इस निर्वात पंप की सहायता से इनके अंदर की वायु को हम क्या कर लेते हैं, बाहर खींच लेते हैं। तो इनके अंदर क्या हो जाएगा, जो एयर प्रेशर है, वायु दाब है, वो बाहर की तुलना में जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई बाहर वायुमंडलीय दाब की तुलना में इनके अंदर का जो वायु दाब है वो लो कम हो जाएगा। तो फिर इन पदार्थों का जो भाप बनेगी वो कम वायु दाब के ऊपर बनेगी। ठीक है, कम वायु दाब के ऊपर इसलिए बना रहे क्योंकि ये साधारण जो बाह्य वायु दाब होता है, साधारण वायु दाब के ऊपर तो यदि इनको गर्म करेंगे तो ये अपने क्वथनांक तक पहुंचने से पहले क्या हो जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे। तो इनका हमने जो दाब है वो कम क्यों किया, दाब कम क्यों किया, क्योंकि ये पदार्थ अपने क्वथनांक तक पहुंचने से पहले अपघटित नहीं हो, इसलिए इनका वायुदाब जो है कम किया। समझ में आया ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर कि इस विधि के द्वारा वायुदाब को कम करने से किसी द्रव का क्वथनांक घट जाता है। देखो वायुदाब आप कम करोगे, वायुदाब कम करोगे ना, वायुदाब आप कम करोगे तो उस पदार्थ का जो क्वथनांक है, बीपी बॉइलिंग पॉइंट है, वो भी कम हो जाएगा। वायुदाब कम करने से पदार्थ का क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कैसे, जैसे कि कोई पदार्थ ए है, ये इसका जो क्वथनांक है वो 110 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 110 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये भाप में बदल जाता। परंतु यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये 110 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच ही नहीं पाता है और उससे पहले ये क्या करता, अपघटित हो जाता है। तो हम समस्या है कि इसको हम शुद्ध कैसे करें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि किसी बर्तन में लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क अभी जिस चित्र में आपको बताया, और इसको यहाँ भर देते हैं। ठीक है, और हम निर्वात पंप की सहायता से इसका जो है दाब है हम कम कर देते हैं। ठीक है ना, दाब हम 10-15 mmHg इसका क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो जैसे ही दाब कम करेंगे तो इसका क्वथनांक जो होता है ना, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसका क्वथनांक हो गया माना कि 90 डिग्री सेल्सियस। तो 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये क्या हो जाएगा, आसानी से वाष्पित हो जाएगा, अपघटित भी नहीं होगा। तो ये इसका मेन प्रिंसिपल है। भापी आसवन विधि और कम दाब आसवन विधि एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है, इनमें भी आपको डिफरेंट करना है। अब देखो मेन मुद्दे की बात, प्रश्न कैसे बनेंगे। देखो प्रश्न है ग्लिसरीन या ग्लिसरोल। अब यहाँ से एक प्रश्न कैसे बनेगा कि जो ग्लिसरोल है इसको गर्म करने पर ये अपने क्वथनांक तक पहुँचने से पहले अपघटित हो जाता है। तो इसका शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाएगा। वापस सुनना, ग्लिसरोल को गर्म करने पर अपने क्वथनांक तक पहुंचने से पहले ही अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। तो इसका शुद्धिकरण हम किस विधि के द्वारा करेंगे, समझ में आया ना। टूट गया तो यहाँ पर आपके जैसे कि भापी आसवन विधि, कम दाब आसवन विधि इस प्रकार से लिखी हुई, तो अब कम दाब आसवन विधि का प्रयोग किया जाएगा। यदि आपके यहाँ शर्त जोड़ दी जाए कि कोई पदार्थ, प्रश्न देखो प्रश्न कैसे बनेगा, कोई पदार्थ जिनको गर्म करने पर अपने क्वथनांक से पहले टूट जाता है परंतु वो जलवाष्प के साथ उड़ जाता है, तो वहाँ कौन सी विधि के द्वारा उस पदार्थ को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो भापी आसवन विधि। कौन सी विधि, भापी आसवन विधि। देखो प्रश्न पूछने के दोनों ही तरीके, दोनों विधियों से। और देखो ग्लिसरॉल का शुद्धिकरण यहाँ हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का शुद्धिकरण भी कम दाब आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। और दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ उदाहरण है गन्ने के रस का सांद्रण। गन्ने के रस का सांद्रण भी कम दाब आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छी तरह से पसंद आया होगा। आप मुझे ज़रूर अवगत कराएं, और यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो ये काम तो आपको कर ही देना है। गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को आप केवल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वही लेकर के आपके सामने आता हूँ।
इसलिए आप अच्छी क्वालिटी वाले वीडियो प्राप्त करने के लिए, अपनी परीक्षा की तैयारी को, कंपटीशन की तैयारी को अच्छी करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा मिले। और कोई अगर आपके डाउट, कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, मैं उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। आपके विश्वास के ऊपर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।